कभी कभी अपराधी इतने शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं कि पुलिस को भी उन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इधर अपराधी भी बड़ी सुकून के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं, पर शायद वो भूल जाते हैं कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उन्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। 3 लोगों की हत्या तो हो जाती है, लेकिन पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में पसीने छूट जाता है। पर आखिरकार पुलिस अपनी कड़ी मुशक्कत के बाद एक दिन इस केस का खुलासा कर ही देती है। पर पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो वाकई में हर कोई चौंक सा जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी देहरादून की। देहरादून का एक गांव पड़ता है श्यामपुर। श्यामपुर जो प्रेमनगर थाने के अंतर्गत पड़ता है, और इसी श्यामपुर गांव की रहने वाली कमला जोशी। कमला जोशी के परिवार में उसके 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा राजेंद्र और छोटा बेटा दीपक। कमला जोशी अपने दोनों बच्चों की शादी कर चुकी है। राजेंद्र जो अपने मां के पास ही रहता है, तो दीपक भारतीय सेना में है, जिसकी पोस्टिंग उड़ीसा शहर में है। वैसे तो कमला जोशी के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन कमला जोशी के पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपने बड़े बेटे राजेंद्र की शादी लगभग 8 साल पहले की थी, लेकिन शादी के ठीक 1 साल बाद ही राजेंद्र का अपने पत्नी से तलाक हो चुका था। इस दौरान राजेंद्र का एक बेटा भी हो चुका है, जिसका नाम है भास्कर। भास्कर जिसकी उम्र है लगभग 7 साल के आसपास। दीपक की पत्नी का नाम है चंचल। चंचल जो देखने में जितनी खूबसूरत उतनी पढ़ी लिखी भी। चंचल जो देहरादून से ही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करती है। कभी अपने सास के पास रहती है, तो कभी अपने पति के पास उड़ीसा में रहती है। कमला जोशी जो अपने बेटे राजेंद्र की शादी कराने के लिए कई जगहों पर रिश्ते की बात करती है, लेकिन कहीं पे राजेंद्र का रिश्ता तय ही नहीं होता है। इसके बावजूद भी कमला जोशी अपने जिद से पीछे नहीं हटती है और हर जगहों पे अपने बेटे के रिश्ते के लिए बातचीत करती है। आखिरकार कमला जोशी की ये मेहनत एक दिन रंग लाती है और राजेंद्र के लिए एक लड़की मिल जाती है, जो चित्तौड़गढ़ की रहने वाली है। जैसे ही लड़की के बारे में पता करती है, कमला जोशी को मालूम चलता है कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, बल्कि अच्छे खानदान से भी है। इधर नवंबर महीने के 2 सप्ताह में चंचल अपने पति के पास उड़ीसा चली जाती है। बात कर रहा हूँ मैं 27 नवंबर की सुबह सुबह। दीपक अपनी माँ के नंबर पर फ़ोन करता है और उनसे हाल चाल पूछता है। कमला जोशी अपने बेटे से कहती है कि दरअसल मैं राजेंद्र और अपने पोते भास्कर के साथ चित्तौड़गढ़ राजेंद्र के लिए एक लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, और हम अभी हरिद्वार तक पहुंच भी चुके हैं। दीपक थोड़ी देर अपनी मां से बातचीत करता है, उसके बाद फ़ोन रख देता है और फिर शाम के वक्त फिर से अपनी मां के नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन अब कमला जोशी का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। दीपक लगातार अपनी मां के नंबर पर फ़ोन तो करते रहता है। पूरी रात गुजर जाती है, अगली सुबह तक भी कमला जोशी का मोबाइल नंबर ऑन नहीं होता है। इसलिए अब दीपक अपने भाई राजेंद्र के भी नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन राजेंद्र का भी नंबर लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। अगले दिन तक भी जब दोनों का नंबर ऑन नहीं होता है, आखिरकार दीपक कहीं से भी चित्तौड़गढ़ की रहने वाली उस लड़की का नंबर ले लेता है और फिर उसके पिता के नंबर पर फ़ोन करता है। अपनी माँ और भाई के बारे में पूछताछ करता है। लड़की के पिता कहते हैं कि जब वो लोग घर से निकले थे, हमें फ़ोन तो किए थे कि हम आ रहे हैं, लेकिन हम लोग भी उनका इंतज़ार ही कर रहे हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे पहुँचे ही नहीं। लड़की का पिता जैसी इस तरह की बातें दीपक से कहता है, ये सुन कर के दीपक काफ़ी परेशान हो उठता है। दीपक को समझ में नहीं आता है कि उसका परिवार आखिरकार कहाँ चला गया। जब दीपक अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, उन तीनों के बारे में जब कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार दीपक अपनी पत्नी चंचल को लेकर अपने गांव में चला आता है। गांव में आने के बाद हर जगहों पे ढूंढता ही नहीं है, बल्कि उसके जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पे फ़ोन भी करता है और उन सब से अपने पूरे परिवार के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन इसके बावजूद भी उन तीनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए दीपक अपने ही इलाके के प्रेमनगर थाने में जाता है, अपनी माँ
भाई और भतीजे, इन तीनों का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से पुलिस भी इन तीनों को हर जगहों पर तलाश करती है। जैसे ही एक दिन का और समय गुजर जाता है, 28 नवंबर को पुलिस को एक सूचना मिलती है। दरअसल पुलिस को राजेंद्र के गाड़ी के बारे में पता चलता है। राजेंद्र का गाड़ी जो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला के अंतर्गत बिलासपुर के गांव के एक सड़क किनारे पड़ी हुई थी। जैसे ही गाड़ी के बारे में पुलिस को सूचना मिलता है, पुलिस अपनी टीम के साथ बिलासपुर में जाती है और उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस जब उस गाड़ी को चेक करती है तो उस गाड़ी में तीनों में से कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन उस गाड़ी के अंदर से पुलिस को एक पर्ची मिलता है जो एक्सिस बैंक के एटीएम का था। दरअसल वो पर्ची जो काशीपुर के एटीएम का था। जैसे ही पुलिस को वो पर्ची मिल जाता है, पुलिस काशीपुर के उस एटीएम में जाती है और वहाँ के सीसीटीवी को चेक करती है। सीसीटीवी को जब चेक करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवी के अंदर राजेंद्र और उसकी माँ लगभग 10 मिनट तक दिखाई देते हैं। इस 10 मिनट के दौरान उस एटीएम के अंदर एक मोटा तगड़ा व्यक्ति भी जाते हुए दिखाई देता है। पुलिस जब उस गाड़ी के बारे में दीपक से पूछताछ करती है तो दीपक कहता है कि साहब, मेरा भाई राजेंद्र गाड़ी नहीं चलाता था। दरअसल गाड़ी को कोई न कोई ड्राइवर लेकर के गया था। जब उस मोटे तगड़े व्यक्ति को पुलिस देखती है तो पुलिस को लगता है कि शायद ये ड्राइवर ही है, लेकिन पुलिस का ये तथ्य भी गलत साबित होता है, क्योंकि पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो मालूम चलता है कि वो व्यक्ति वहीं का सिक्योरिटी गार्ड था। पुलिस को समझ में नहीं आता कि आखिरकार दीपक का पूरा परिवार कहाँ चला गया। पुलिस को अब कहीं ना कहीं ड्राइवर के ऊपर ही शक चला जाता है कि शायद ड्राइवर ने ही उन तीनों को कहीं गायब किया होगा। लेकिन दीपक के पास कोई भी फिरौती का कॉल भी नहीं आता है, जिससे पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि तीनों का अपहरण तो बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद ड्राइवर ने ही उन तीनों के साथ कुछ गलत किया होगा। पुलिस ड्राइवर के बारे में पता लगाने के लिए अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन पुलिस को ये कभी मालूम ही नहीं चलता है कि उन तीनों को लेकर कौन सा ड्राइवर गया था। पुलिस अभी इधर अपनी जांच पड़ताल कर ही रही थी, तभी पुलिस को एक डेड बॉडी के बारे में सूचना मिलती है। दरअसल वो डेड बॉडी उधमनगर जिले के अंतर्गत सितारगंज के झाड़ियों में पड़ा था। जो डेड बॉडी एक बच्चे का था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को देखती है तो मालूम चलता है कि उस लड़के के गले पे किसी तेजधार हथियार को चला दिया गया था। पुलिस इस बात की जानकारी दीपक को देती है। दीपक जब घटनास्थल पर पहुंचता है, उस बच्चे की डेड बॉडी देखकर शिनाख्त कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भतीजा भास्कर है। दीपक जैसे ही अपने भतीजे को पहचान लेता है, पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि शायद दीपक के भाई और उसके माँ के साथ भी कुछ गलत ना हो गया हो। इसीलिए पुलिस अब इस केस को और भी काफ़ी सीरियस तरीके से लेना शुरू करती है। दरअसल पुलिस अब दोनों को ढूंढने के लिए 3 टीमों का गठन करती है, जिसमें देहरादून के पुलिस के साथ साथ उधमनगर सिंह जिले के भी पुलिस शामिल हो जाती है। उसके बाद से पुलिस राजेंद्र, उसकी माँ और ड्राइवर, इन तीनों की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस को सबसे ज़्यादा फोकस ड्राइवर के ऊपर ही होता है कि शायद ड्राइवर ने ही उसके भतीजे की हत्या ही नहीं किया है, बल्कि उसके माँ और उसके भाई को भी कहीं गायब कर दिया है। पर पुलिस को जब ड्राइवर के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस अब ड्राइवर के बारे में पता लगाने के लिए राजेंद्र के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, ये जानने के लिए कि शायद राजेंद्र ने उस ड्राइवर से ज़रूर बातचीत किया होगा। लेकिन पुलिस जब राजेंद्र के कॉल डिटेल्स को चेक करती है, उसमें भी कोई ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस को कोई शक जाए। पुलिस को लगता है कि शायद कमला जोशी के पास काफ़ी सारा प्रॉपर्टी है, इसलिए हो सकता है कि घर के किसी सदस्य ने ही एक साजिश रचा होगा। दरअसल अब पुलिस को कहीं ना कहीं दीपक के ऊपर ही शक चला जाता है। पुलिस सोचती है कि शायद दीपक ने ही सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए अपने माँ, भाई और भतीजे, इन तीनों को इस दुनिया से हटाने का कोई साजिश रचा होगा। इसीलिए पुलिस दीपक को ही अपने कस्टडी में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, दीपक के पास से भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिसकी वजह से पुलिस दीपक को ज़्यादा दिनों तक अपने कस्टडी में रख सके। आखिरकार पुलिस मजबूर होकर दीपक को भी छोड़ देती है।
फिर पुलिस को न जाने क्यों शक चला जाता है कि जहां पे दीपक के भतीजे भास्कर का डेड बॉडी मिला था, शायद वहीं पे इस काम को अंजाम ना दिया गया हो। इसीलिए 7 दिसंबर को पुलिस अपनी टीम के साथ फिर से उस घटनास्थल पर जाती है और जंगल को काफ़ी बारीकी तरीके से छानबीन करना शुरू करती है। जहां पे भास्कर का डेड बॉडी मिला था, वहां से थोड़ी ही दूरी पे पुलिस जब तलाश करते हुए पहुंचती है, आखिरकार उसी जंगल में पुलिस को और 2 डेड बॉडी मिलता है। लेकिन वो दोनों डेड बॉडी बुरी तरीके से सड़ गल चुका था। पुलिस जब वहां पे दीपक को बुलाती है, दीपक जब उन दोनों डेड बॉडी को कपड़ों को जब देखता है तो कपड़े देखकर शिनाख्त कर लेता है। दीपक पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ और मेरे भाई राजेंद्र ही है। दोनों की डेड बॉडी का जब शिनाख्त हो जाता है, पुलिस दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अब अपराधी तक पहुंचने के लिए इंटरनल ही छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। पुलिस को लगता है कि शायद अब कभी अपराधी तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसीलिए पुलिस अब दीपक की पत्नी के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। लेकिन पुलिस जब दीपक की पत्नी चंचल के मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकालती है तो उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल 27 नवंबर को जिस दिन राजेंद्र अपनी मां और बेटे के साथ घर से निकला था, उसी दिन ही चंचल ने एक नंबर पे 4 मैसेज किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी संजय पंत के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये संजय पंत कोई और नहीं बल्कि श्यामपुर के ही राजेंद्र के ही पड़ोस का रहने वाला है। जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस संजय को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर संजय से उन तीनों की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। संजय भी पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और आखिरकार अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। संजय पुलिस वालों से कहता है कि साहब तीनों की हत्या मैंने किया ही नहीं है बल्कि वो गाड़ी भी मैं ही चला रहा था। लेकिन संजय जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस भी सन्न रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले संजय और चंचल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, क्योंकि चंचल का पति दीपक जब अपनी नौकरी पे चला जाता है, चंचल अपने पति को लेकर परेशान हो जाती है। इस दौरान संजय जो कि पड़ोस का रहने वाला है, अक्सर राजेंद्र के घर भी आते जाते रहता है। इसी दौरान जब संजय और चंचल की बार बार मुलाकात होती है, आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पर दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलता है और आखिरकार एक दिन वो समय भी आ जाता है जब शर्म की सारी सीमाएं भी टूट जाती है। लेकिन संजय जब बार बार कमला जोशी के घर आना जाना शुरू करता है, कहीं ना कहीं कमला को अपनी बहू के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि कमला तेज तरार ही नहीं थी बल्कि पढ़ी लिखी भी थी। कमला अपनी बहू चंचल को समझाते हुए कहती है कि जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पहले कि मेरे घर की बदनामी हो, तुम सही रास्ते पे आ जाओ, क्योंकि संजय का हमारे घर पे आना ठीक नहीं है। कमला जोशी जैसी इस तरह की बातें अपनी बहू चंचल से कहती है, चंचल उल्टा ही अपने सास के ऊपर भारी पड़ जाती है। चंचल अपनी सास को फटकार लगाते हुए कहती है कि आप मेरे ऊपर लांछन लगा रही हैं। दरअसल मेरा संजय के साथ कोई संबंध नहीं चल रहा है। हालांकि कमला जोशी अपनी बहू को समझाकर चुप तो हो जाती है, लेकिन चंचल भी इधर सतर्क हो जाती है। उसके बाद से संजय भी अब कमला जोशी के घर आना जाना बहुत कम कर देता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, अब चंचल संजय को रात्रि के वक्त अपना घर पे बुलाना शुरू कर देती है। पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार एक रात को कमला जोशी चंचल और संजय को रंगे हाथों पकड़ लेती है। जैसे ही दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है, संजय तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कमला जोशी अपनी बहू को काफ़ी फटकार लगाती है। कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि कोई गलत कदम मत उठाना जिससे हम समाज में किसी को मुंह ना दिखा पाए, पर शायद तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आई, इसलिए मैं दीपक के पास फ़ोन कर रही हूँ और सारी तुम्हारी बातें अपने बेटे से बताती हूँ। जैसे ही दीपक से बताने की बात कहती है, चंचल तुरंत ही अपने सास की पैर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है कि मुझसे जो गलती हुई है एक आखिरी बार माफ़ कर दो, इसके बाद से आइंदा कभी दोबारा गलती नहीं करूँगी।
जैसे ही अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है, आखिरकार कमला भी अपनी बहू को माफ़ कर देती है, क्योंकि कमला के सामने भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। कमला सोचती है कि एक बेटे का ज़िंदगी तो वैसे ही उजड़ चुका है, अगर अपनी बहू की सच्चाई अपने बेटे से बता देती है तो दीपक का भी बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। कमला अपने बेटे से कुछ नहीं बताती है। उसके बाद से जब समय गुजरना शुरू होता है, चंचल अब संजय को अपने घर पे नहीं बुलाती है बल्कि देहरादून में मुलाकात करती है, क्योंकि चंचल जब देहरादून में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए जाती है अक्सर बाहर ही उससे मुलाकात कर लेती है। लेकिन बाहर मुलाकात करने में दोनों को काफ़ी परेशानी होती है। तब तक काफ़ी देर भी हो चुका था, क्योंकि कमला जोशी को अपने बहू को लाख समझाने के बावजूद भी चंचल संजय को भूल नहीं पाती है। जैसे ही दोनों के बीच में गहरा प्यार हो जाता है, चंचल और संजय एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दरअसल ये शादी का प्रपोजल संजय ही चंचल के सामने रखता है, क्योंकि संजय को अब कमला जोशी की प्रॉपर्टी का लालच हो जाता है। संजय चंचल को समझाते हुए कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर तुम्हारे पूरे परिवार को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देते हैं। उसके बाद से तुम्हारी सास की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। संजय जैसे ही प्रॉपर्टी का लालच चंचल को देता है, चंचल भी लालच में आ जाती है और फिर संजय का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से चंचल और संजय दोनों मिलकर के कमला जोशी के पूरे परिवार को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत संजय 30,000 रुपये में एक माउजर खरीद लेता है। इसी षड्यंत्र के तहत इधर नवंबर के सेकंड सप्ताह में चंचल भी अपने पति के पास उड़ीसा चली जाती है, क्योंकि चंचल को पहले से ही मालूम था कि राजेंद्र का रिश्ता चित्तौड़गढ़ में तय हो गया है और सब के सब उस लड़की को देखने जाने वाले हैं। चंचल इस बारे में संजय को भी बताती है। संजय चंचल से वादा करता है कि अगर ये तीनों चित्तौड़गढ़ में जाएंगे, मैं पक्का वादा करता हूँ कि इन तीनों को ही रास्ते से हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूंगा। जैसे ही चंचल उड़ीसा में अपने पति के पास चली जाती है, इधर संजय भी अपने अंदर काफ़ी बदलाव ला देता है और फिर राजेंद्र और उसकी माँ से मीठी मीठी बातें करने लगता है। 27 नवंबर को कमला जोशी अपने बेटे और पोते के साथ में चित्तौड़गढ़ जब उस लड़की को देखने जाने के लिए तैयार होती है, गाड़ी चलाने के लिए राजेंद्र संजय से ही जाकर कहता है। संजय गाड़ी ले जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि अपने षड्यंत्र के साथ उस माउजर को भी और एक तेज़धार हथियार को भी अपने बैग में रख लेता है। सुबह के आसपास जब ये चारों गाड़ी लेकर के निकलते हैं, जैसे ही हरिद्वार में पहुंचते हैं, इधर दीपक अपने माँ के नंबर पर फ़ोन करके बातचीत करता है। लेकिन यहाँ पे कमला जोशी एक गलती कर देती है कि वो ड्राइवर संजय के बारे में दीपक से कुछ भी नहीं बताती है। बात करने के बाद दीपक जब अपना फ़ोन रख देता है, उसके बाद से संजय गाड़ी ले करके काशीपुर में पहुँचता है। जैसे ही काशीपुर में पहुँचता है, राजेंद्र गाड़ी रुकवा देता है और संजय से कहता है कि मुझे एटीएम से कुछ पैसे निकालने हैं। राजेंद्र एटीएम में जाता है और कुछ पैसे निकाल कर लेकर आता है। पर आ करके जब गाड़ी में बैठता है, तब तक उसकी माँ और उसके बेटे पिछले सीट पे सो चुके थे। वहाँ से संजय जब गाड़ी लेकर के रवाना करता है, आगे की सड़कें काफ़ी सुनसान होता है। जैसे ही रामपुर के बिलासपुर के झाड़ियों के किनारे तक पहुँचता है, अपनी गाड़ी को रोक देता है। गाड़ी रोकने की वजह जब राजेंद्र संजय से पूछता है तो संजय कहता है कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। दरवाज़ा खोलता है और गाड़ी से बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर निकलता है, इधर राजेंद्र भी गाड़ी से बाहर निकल जाता है। उसके बाद से संजय गाड़ी का दरवाज़ा लॉक कर देता है और गाड़ी से थोड़ी दूर आगे बढ़ जाता है और राजेंद्र से बातचीत करने लगता है। इससे पहले कि राजेंद्र कुछ समझ पाता, संजय अपने पास से माउजर निकालता है और राजेंद्र के कनपट्टी पर सटाकर ट्रिगर दबा देता है, जिसकी वजह से राजेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से संजय राजेंद्र की डेड बॉडी को झाड़ियों में ले जाकर के फेंक देता है। फिर से वापस गाड़ी के पास आता है और आकर कमला जोशी को उठाता है और कमला से कहता है कि राजेंद्र झाड़ियों में बैठ कर के शराब पी रहा है, आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। जैसे इस तरह की बातें कहता है, कमला भी अपने बेटे को लाने के लिए झाड़ियों में चली जाती है। पर जैसे ही झाड़ियों में पहुंचती है, पीछे से संजय पहुंचता है और कमला जोशी के ऊपर भी एक गोली चला देता है, जिसकी वजह से कमला जोशी की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से संजय फिर से गाड़ी के पास आता है
और गाड़ी वहाँ से थोड़ी दूर आगे लेकर के जाता है और आगे ले जा कर के गाड़ी को फिर से रोक देता है और उसमें सो रहे भास्कर को उठाता है। भास्कर को उठा करके झाड़ियों में ले जाता है और फिर अपने पास से एक तेज धार हथियार निकालता है और उस हथियार को भास्कर के गले पे चला देता है। भास्कर की भी डेड बॉडी को वहीं झाड़ी में छोड़ देता है। उसके बाद वहाँ से गाड़ी लेकर के जब रवाना होता है, सीधे सितारगंज में पहुँच जाता है और सितारगंज के इस सड़क किनारे गाड़ी को छोड़ देता है और वहाँ से बस पकड़कर सीधे अपने घर चला आता है। इस बात की जानकारी मैसेज के द्वारा चंचल को भी दे देता है। वाकई में संजय जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस संजय के तहरीर पे चंचल को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।